आईटी। जी, थैंक यू। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की हमारी 129वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नशा कहने में सिर्फ छोटा सा शब्द है, 2 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, लेकिन इसके परिणाम कितने घातक होते हैं आज हम बिहार में देख सकते हैं। लगभग 72 लोग मर चुके हैं और अभी कितने लोगों की मौत उससे होने वाली है कोई अंदाजा नहीं है। कई बार हमको पता ही नहीं होता है, बचपन में किसी ने बोला इसको टेस्ट कर लो या इसको देख लो, और उसको टेस्ट करने और देखने के बाद हमको अच्छा लगा, किसी एक पदार्थ को लिया हमने और वो धीरे 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 हम उसकी गिरफ्त में आते चले जाते हैं। ऐसी ही कोई चीज होती है नशा, कि एक बार जिसकी लत लग जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप पहले भी आ चुके हैं हमारे वेबिनार में। लगभग 20 सालों से इस विषय पर काम कर रहे हैं। आपका शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र के नाम से भोपाल में ड्रग एडिक्शन सेंटर चलता है, और अच्छी बात यह है कि ये बच्चों के लिए निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो आप सभी हम पे जो जुड़े हैं, अगर कभी कोई भी बच्चा आपके संपर्क में आता है तो आप इनके यहाँ भेज सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, पूरी थेरेपी वो फ्री में करते हैं बच्चों के लिए। तो वास्तव में नशा क्या होता है, किस प्रकार से आज की जनरेशन नशे की गिरफ्त में जा रही है, और बच्चों को ऐसे नशे से किस प्रकार दूर किया जाए, इन विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजीव तिवारी जी को। ओवर टू यू सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मेरे अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए। तो सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। आज हम नशे के जैसे गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, जब कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग बीमार हो रहे हैं और हजारों लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे देश में नशे की स्थिति क्या है, और आज जो अचानक ये नशा मुक्ति का भारत, नशा मुक्त भारत अभियान और भी बाकी सामाजिक संस्थाएं जो सक्रिय हुई इसके विरुद्ध, तो क्या स्थिति है। तो हमारे देश में, भारत में आज तक नशे के ऊपर कोई सर्वे नहीं किया गया था। पहला सर्वे जो किया गया वो जनवरी 2019 में पहला सर्वे किया गया, जो कि हमारी जो केंद्रीय मंत्रालय है सामाजिक न्याय कल्याण विभाग जो है, उसके केंद्रीय मंत्रालय ने एम्स में एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, तो उस नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, ये बताती है कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी ना किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। 28 करोड़ लगभग अमेरिका के बराबर की जनसंख्या है। ये रिपोर्ट बताती है कि 28 करोड़ में से लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स जैसे कि गांजा, कोकीन, स्मैक, टैबलेट, इंजेक्टेबल्स आदि का सेवन और इनहेलरेंट्स, इनका सेवन कर रहे हैं। तो ये 12 करोड़, 16 करोड़, 28 करोड़, ये जो संख्या है ये बहुत बड़े फिगर है। ये रिपोर्ट बताती है कि इन 28 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो प्रॉब्लम यूजर हो गए। प्रॉब्लम यूजर का मतलब है कि वो मादक पदार्थों के सेवन के कारण खुद भी प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनके मादक पदार्थ के सेवन के कारण उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ गई है और उस सेवन के कारण सोसाइटी भी प्रॉब्लम में आ गई है। तो ये क्या प्रॉब्लम रहती है, इन पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि यही सर्वे बताता है कि इन 7.5 करोड़ लोग जो कि विनाशात्मक हो गए हैं, और हमारे एमपी की जनसंख्या है 7.5 करोड़। इन 7.5 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग शराब पीना, नशा करना बंद करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम चाह कर भी इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। 6 करोड़ लोग चाह कर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग नशे की गिरफ्त में कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और पहली बार नशा क्यों करते हैं और पहली बार नशा कौन कराता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार नशा कराने वाला या पहली बार किसी मादक पदार्थ का सेवन करवाने वाला 95% केसों में
कोई बच्चा ही होता है, कोई साथी होता है, कोई मासूम बच्चा या कोई दोस्त ही होता है जो कि कहीं से एक बार लेके देख चुका रहता है। तो वो बच्चा बोलता है कि एक बार लेके देख, एक बार लेके देख, मजा आएगा। 95% केस में आपको के पास कोई बच्चा ही आएगा जो कि कहेगा एक बार लेके देख, मजा आएगा। और ये जो मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जब हम इन्हें लेते हैं तो अच्छा महसूस होता है। क्यों अच्छा महसूस होता है? क्योंकि इन इन मादक पदार्थों में ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जब हम इन्हें लेते हैं तो हमारे माइंड में एक डोपामिन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। ये हैप्पी हार्मोन जो है हमको अच्छा महसूस करवाता है, जिसके कारण लोग इसको बार बार लेने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उसे लेते हैं उनके माइंड में वो डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उनको अच्छा लगता है। तो ये जो मजा आता है, और इसकी फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि 7.5 करोड़ लोग इसकी बुरी तरीके से इसकी गिरफ्त में आ गए। मतलब कि उन्हें सवेरे से इसकी जरूरत होने लगती है। तो हम देख सकते हैं कि 28 करोड़ में से 7.5 करोड़, मतलब कि लगभग 27% लोग जो हैं वो इसके बुरी तरीके से शिकार हो जाते हैं। ये 7.5 करोड़ लोग जो हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 27% लोग हैं वो इसके ऊपर बुरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। यदि वो इसे नहीं लें तो उनके शरीर में समस्याएं होने लगती हैं, उनका उपयोग निरंतर बढ़ता चला जाता है, वो चाह कर भी इसे बंद नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी इसे बंद नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ लोग जो कि प्रॉब्लम यूजर हो गए हैं, वो अब बंद करना चाहते हैं लेकिन नहीं बंद कर पा रहे हैं। यदि वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको शारीरिक और मानसिक समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि हाथ कांपने लगते हैं यदि उन्हें सवेरे से नशा नहीं मिले, उनको नशा नहीं मिले तो उनको बेचैनी होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, बहुत केसेस में उल्टियां होने लगती हैं, कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है, उनको जीवन में सब नीरस लगने लगता है। तो उनको लेना जरूरी हो जाता है। और कई बार ये डिपेंडेंसी, ये जो निर्भरता है, ये इस कदर बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति नहीं ले तो उसको तेज विड्रावल्स आते हैं, वो हेलुसिनेशन में चले जाता है, उसको वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो नहीं हो रही होती हैं, और उसको वो दिखने लगता है जो नहीं हो रहा होता है। नशा ना मिलने से व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। और यदि और ज्यादा डिपेंडेंसी हो, हाई डिपेंडेंसी हो, तो ये होता है कि यदि व्यक्ति को वो मादक पदार्थ जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, शराब हो गई, कोकीन हो गई, स्मैक हो गई, या कई अन्य इंजेक्टेबल्स हो गए, वो मादक पदार्थ उसे नहीं मिले तो वो डिलीरियम में चले जाता है। डिलीरियम एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसका हार्ट फेल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हमें से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि लोग नशा करने के कारण मर जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ये आ जाती है कि डिपेंडेंसी, नशे के ऊपर निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति को नशा ना मिले तो उसकी डेथ तक हो सकती है। और ये जो निर्भरता है कि नशीले पदार्थों के ऊपर निर्भर हो जाना, शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाना, ये एक बीमारी है। इसको WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि किसी भी किसी कोई भी बीमारी को, कोई भी समस्या को बीमारी घोषित करता है, तो उसने 1964 में पहली बार एडिक्शन को बीमारी घोषित कर दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नशे के उपयोग पे नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वो चाहकर भी उसको बंद नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि आपको एक बार हो गई है कि आप किसी मादक पदार्थ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपको दवा खिला दी जाए और आप ठीक हो जाएं। नशा मुक्ति केंद्रों के रिजल्ट बहुत पुअर होते हैं। एक बार जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो चाह कर भी इसमें से नहीं निकल पाते हैं। हमारी रिपोर्ट बता रही है कि जो 7.5 करोड़ लोग एडिक्ट हो गए, उसमें से 6 करोड़ लोग उसमें से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। और कैसी स्थिति में नहीं निकल पा रहे हैं? हमारे देश में हर साल
शराब से 5 लाख लोग मरते हैं। 5 लाख लोग मरना की लगभग हर मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है। अगर ये वेबिनार 60 मिनट चलेगी, इतनी देर में हमारे देश में कहीं ना कहीं होंगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो शराब से लोग मरते हैं, इनमें से अधिकतर लोगों को डॉक्टर बोल चुका रहता है आपने और पी तो आप मर जाओगे, लेकिन लोग अपनी जान दांव पे लगे होने के बावजूद नशा बंद नहीं कर पाते हैं, शराब बंद नहीं कर पाते हैं और पीकर मर जाते हैं। तो ये हम लोग क्यों लेते हैं? मजे के लिए। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनको सजा मिलना चालू हो जाती है, उनके जीवन से उनका सब कुछ जाने लगता है। ये एक एडिक्शन एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति मादक पदार्थ के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कहते हैं कि विक्टिम मतलब पीड़ित को, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो है वो विलेन बन जाता है। ये बीमारी विक्टिम को विलेन बना देती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो है वो, उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वो सब गलत काम करने लगता है। वो लोगों को ज्यादा नशे में गालियां बकने लगता है, वो तोड़फोड़ करने लगता है, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगता है ना, तो उसका शरीर पे, मस्तिष्क पे से नियंत्रण समाप्त होने लगता है। वो छोटे अपने घर में छोटे बच्चों को मारने लगता है, वो माता पिता को मारने लगता है, वो घर में आग लगा देता है, वो घर में चोरी करता है, वो बाहर चोरी करता है, वो लोगों को बिना मतलब के गालियां बकता है। आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में जो अपराध होते हैं उसमें से 50% हिंसक अपराध के पीछे शराब होती है। घरेलू हिंसा के 80% कारणों के पीछे नशा नशा है। तो ये स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति वो बन जाता है जो कि वो बनना नहीं चाहता है। व्यक्ति वो करने लगता है जो वो करना नहीं चाहता है। हम देखते हैं ना, रोडों पे लोग पड़े रहते हैं नशे में। कोई व्यक्ति घर से सोच के निकलेगा क्या कि आज मैं नाली में पड़ा रहूंगा? लेकिन लोग पड़े रहते हैं। लोग, ये कोई भी नहीं सोचता कि मैं बच्चों को मारूं, लेकिन वो मारने लगते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं बड़े होके अपने माँ बाप को मारूं, लेकिन वो लोग मारने लगते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं शराब से मर जाऊं, लेकिन लोग मर रहे हैं। उनका सब कुछ चला जाता है। इसमें फंसने के बाद व्यक्ति का कैरियर खत्म हो जाता है। उसकी जो ड्रॉप आउट के कि जो स्कूल से कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, उसमें से 28% ड्रॉप आउट के पीछे नशे का ही कारण रहता है। मादक पदार्थों के सेवन ही उसका कारण रहता है। तो हमने, इसका कारण क्या है कि केवल एक बार, वो जो कोई आपसे दोस्त बोलेगा ना, कोई मित्र बोलेगा, वो कहेगा कि एक बार लेके देख। और यदि आपने एक बार लेके देख लिया ना, तो सोच लीजिए कि आपको उसकी कीमत, उस जिज्ञासा को, जो वो बोलेगा ना लेके देख मजा आता है, तो आप ये सोचेंगे कि एक बार लेने से क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक बार लेने से आप उसमें जीवन भर के लिए फंस सकते हैं। और अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, अपना व्यवसाय, अपना परिवार, अपना सम्मान, अपना पैसा और सबसे बढ़ के अपनी जान भी गंवा सकते हैं। और आप वो काम करने लगेंगे जो आपने सोचे नहीं है कि आप करेंगे। आप वो बनेंगे जो आपने सोचा नहीं है। आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी समाज में। और इसका कोई कोई इलाज नहीं है हमारे, इसका कोई ऐसा श्योर शॉट इलाज नहीं है कि आपको गोली दी जाए और आप ठीक हो जाओ। हमारे देश में हर साल 13,40,000 लोग तंबाकू से मरते हैं। आप समझते हैं 13,40,000 लोग का मतलब क्या होता है? ये 1 घंटे वेबिनार चलेगी ना, अगर 60 मिनट में 150 लोग तंबाकू से मर जाएंगे। और आदमी इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है और उस तंबाकू के ऊपर इतनी बुरी तरीके से निर्भर हो जाता है कि यदि वो उसको तंबाकू सवेरे नहीं मिले ना, जो व्यक्ति सिगरेट और गुटखा लेते हैं, उसको वो तंबाकू सवेरे नहीं मिले ना, वो फ्रेश तक नहीं हो सकता है, उसको मोशन तक नहीं होते हैं। उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तंबाकू के अंदर एक निकोटिन नाम का पदार्थ रहता है। वो पदार्थ भी क्या होता है कि जब हम लेते हैं तो हमको प्लेजर फील कराता है, अच्छा महसूस कराता है। लेकिन उस पदार्थ की डिपेंडेंसी कहते हैं कि कोकीन से भी हाई है। आपने एक बार तंबाकू लेके देखा ना, आपके लिए उससे निकल पाना
लगभग असंभव हो जाएगा। लगभग 13,40,000 लोग मर रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मर रहे हैं, इनको मालूम है। ये खांसने लगते हैं, ये थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ये थकने लगते हैं। इनको 80% की सांस की बीमारियों का कारण तंबाकू रहता है, लेकिन वो बंद नहीं कर पाते डॉक्टर। मैं आपको बताऊं कि आप कभी कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे ना, जो लोग गुटखा खाते हैं उनमें से जब उन्हें गले का कैंसर हो जाता है ना, उनकी वोकल वोकल कॉर्ड जिसमें से आवाज निकलती है, वो वोकल कॉर्ड निकाल दी जाती है और उनका वो गूंगे हो जाते हैं। और जब ऑपरेशन करा के आते हैं ना हॉस्पिटल से, तब भी वो गुटखा खाना बंद नहीं कर पाते हैं, तब भी वो गुटखा खाते हैं। एक ऐसी अवस्था बता रहा हूं, मेरे पास अभी एक हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नशे में रोते हैं, रात को फोन करते हैं, रोते हैं कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरा सब कुछ जा रहा है, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूं। और कारण क्या था? अधिकतर लोगों से जब हम पूछते हैं ना कि तुमने क्या सोच के लिया था, तो अधिकतर का कहना होता है कि हम केवल एक बार लेके देखना चाहते थे कि होता कैसा है। हमारे दोस्त ने बोला था लेके देख, तू डरपोक है, आपसे जो भी बोलेगा ना वो कहेगा कि तू डरपोक है, डरता है, एक बार लेने से क्या होता है। फिर कभी बोलेगा, आगे बोलेगा कभी कभी लेने से क्या होता है। फिर आगे बोलेगा कि केवल शाम को लेने से क्या होता है। लेकिन आप देखोगे कि वो पहले शुरू होता है एक बार से, एक बार से शुरू होके वो कभी कभी होने लगता है, कभी कभी होने से फिर वो रोज होने लगता है, और फिर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है और वो सुबह से शाम होने लगता है। शराबी, बहुत से शराबी ऐसे हो गए हैं जो सवेरे 7 बजे शराब की दुकान के बाहर खड़े रहते हैं कि जैसे ही खुलेगी वैसे ही पी लूंगा। वो किसी काम के नहीं बचे हैं, ना वो खुद काम कर रहे हैं, ना वो अपने परिवार में किसी को काम करने दे रहे हैं। और ऐसे बच्चों की जो दुर्दशा हमने देखी, हम लोग बच्चों पे भी काम करते हैं, तो मैंने देखा जो स्ट्रीट चाइल्ड रहते हैं, जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं, तो उनमें से भी बहुत से बच्चों से जब पूछा गया ना कि तुम क्यों घर से भाग गए, तो उनका यही कहना था कि हमारे घर में हमारा पिता जो था वो रात को शराब पी के आके हमको, हमारी माँ को इतना मारता था कि हम घबरा के भाग गए घर से। तो ये नशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हम नशे से डायरेक्ट मौतें तो जानते हैं कितनी हो रही है, मैंने आपसे कहा कि शराब से 5 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मौत कितनी हो रही है, संख्या बहुत बड़ी है। जो हत्याएं कर देता शराबी शराब पी के, वो इसमें काउंट नहीं हो रही है। हिंसक जो वो हो जाता है, अधिकतर एक्सीडेंट, 45% रोड एक्सीडेंट के पीछे नशा होता है। वो शराबी जब पी लेता है वो केवल जी जी, खंबे या 5 मिनट, पुलिया। 5 मिनट में और खत्म करेंगे प्लीज जी। जी बिल्कुल सर। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ बच्चों की, हमको इसका एक बार लेके देखने के बाद कोई इसका उपचार नहीं है। इससे बचाव का केवल एक ही तरीका है कि हम जब कोई भी हमारे पास पहली बार आए, पहली बार आए कि लेके देख मजा आएगा, तो हमको नहीं लेना है, हमको मना कर देना है कि नहीं, मैं एक बार भी नहीं लेके देखूंगा। और आपके साथ ये आसपास कोई बच्चा यदि ये लेने लगा है, तो आप उसकी खबर टीचर को या उसके पेरेंट को खबर करिए। आप ये जान लीजिए कि किसी उस बच्चे के बारे में आप बताते हैं अपने टीचर को, तो आप उसके साथ ये गलत नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी मदद कर रहे हैं। अपने कोई अगर आपका साथी उसमें फंस रहा है तो उसकी मदद करिए, उसको फंसने से बचाइए, क्योंकि एक चेन चलती है। एक बच्चा अगर उससे प्रभावित होता है, वो ढेर सारे लोगों को उसमें अपने उसमें ले लेता है। तो हमको अगर इससे बचना है तो हमको फर्स्ट यूज को रोकना पड़ेगा। और मैं यही अपनी बात को समाप्त करूंगा। और मैं आभारी हूँ संस्था का कि मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा, प्रश्न उत्तर लेंगे आपसे। कितनी भयानक समस्या, एक राज्य के बराबर जनसंख्या प्रभावित है इससे, मध्य प्रदेश राज्य के बराबर आपने बोला। साहब जाफरी साहब का एक शेर है कि चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। तो नशे वालों के साथ यही होता है कि उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और हम सीधे जुड़ेंगे कटनी से। कटनी से हमारे माननीय श्री राकेश अग्रवाल जी बच्चों के साथ संवाद करते हुए दिख रहे हैं मुझे।
और राजीव जी आप भी बच्चों से संवाद करिए, क्योंकि वो बच्चे कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे आपके साथ नशे के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको बीच में रोका कि ये कार्यक्रम जिन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं हम उनसे ही सीधे जुड़ते हैं। राकेश ठीक है जी आप सर। सुन पा रहे हैं? कटनी, टीम कटनी, जी जी तो आप अपना माइक चालू करें और बच्चों से जी। बातचीत करें हम सीधे। लैपटॉप का माइक चालू कर लीजिए। हेलो हाँ, हेलो सर, आवाज आ पा रही है? आ रही है, पर एक जगह से एक ही व्यक्ति जुड़े। भाई साहब आप एग्जिट कर दीजिए, राकेश भाई साहब। बच्चे जुड़े रहेंगे या आप अपना माइक बंद कर लें, कोई भी एक। हाँ बेटा। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। नमस्ते बच्चों। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आ रही है। ये अभी हम सब जो बैठे हैं वो किड्स केयर सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है जी सर, आ रही है आवाज। जी। हाँ जी, हम सब अभी किड्स केयर एकेडमी, आवाज बिल्कुल। हम सभी अभी किड्स केयर एकेडमी कटनी में बैठे हुए हैं। जी यहाँ जो भी बच्चे हैं ये अभी काफी देर से बैठे हैं और इन्होंने काफी कुछ सुना आपका। यहाँ आप आइए सामने। यहाँ आपका मैं परिचय कर रहा हूँ डॉक्टर आकाश रावत जी से। जी नमस्ते। आकाश एरावत रावत जी यहाँ कटनी जिले के कलेक्टर ने नशा मुक्ति के लिए स्कूल, उनका यह है कि कटनी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बच्चों को लेके नशा मुक्त हो जाए, उसका ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने आकाश एरावत जी को बनाया हुआ है। जो सारे इनके जो पिताजी हैं वो सारे स्कूलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने 100 स्कूलों को नशा मुक्ति के आधार पर बैठक करा चुके हैं। जी आज हम इसी स्कूल में, इसी परिसर में हैं और आज आपके सामने बच्चे भी हैं, आप उनसे प्रश्नोत्तरी सीधी कर सकते हैं। जी सर। आप Thank you. बच्चे जो भी पूछना चाहें आप खड़े होकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बेटा, नमस्ते बच्चे। जी सर इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन क्या है? राजीव सर हम आपकी तरफ चलेंगे, इसका जवाब लेंगे। बच्ची ने पूछा है इस भयानक समस्या का सॉल्यूशन क्या है। बच्चे पहली बार नहीं लें, एक बार लेके नहीं देखें तो वो बचे रहेंगे। पहली बार ट्राई नहीं नहीं लेके करे देखें। तो बचे रहेंगे। जी ट्राई नहीं करे, और अगर आपको लगता है कि कभी गलती से आपने ले लिया तो उससे बाहर आने की मदद करिए। अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने ऐसे व्यक्ति को बताइए जो आपको इस दलदल से निकालने में मदद कर सकता है। कई बार मैं देखता हूँ, अभी भोपाल में भी ड्राइव चल रही है हुक्का लॉज बंद करने के लिए। तो इस तरह की अगर कोई जगह दिखती है जहां आपके क्लासमेट्स जाते हैं तो अपने टीचर को बताइए, अपने मम्मी पापा को बताइए कि उनको इस दलदल में जाने से रोकना है। मुझे लगता है इसका अवेयरनेस ही इलाज है। जितना ज्यादा हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर पाएंगे उतना ही ज्यादा उस समस्या का अच्छा समाधान निकाल पाएंगे। और सर अगर हमारी फैमिली मेंबर्स में से कोई जेंट्स ऐसा करता हो तो हम, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं तो हम उन्हें सिखा तो नहीं सकते, तो उनसे ये आदत कैसे छुड़ाएं? आदत छुड़ाने के लिए राजीव जी, आदत छुड़ाने के लिए तो जी आप जवाब देंगे इसका। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने कहा ये एक आदत नहीं है। WHO के अनुसार इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट हो जाना एक डिसीज है, एक बीमारी है, ये आदत नहीं है। और इसके लिए प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है। मैंने बताया कि डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति को नहीं मिले तो उसको विड्रावल्स आते हैं, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसकी डेथ तक हो सकती है, वो पागलों जैसा हो जाता है, उसको दर्द होता है, शरीर में उल्टियां होती हैं। तो ऐसे में विड्रावल ट्रीटमेंट रहता है जो कि कोई भी मनोचिकित्सक दे सकता है कि वो बंद करने से जो एकदम से बॉडी रिएक्ट करेगी
तो उसके पेन को कम करने के लिए उसको दवाएं दी जाए और किसी स्पेशलिस्ट से मिलके, खासतौर से मनोचिकित्सक से मिलके वो दवाइयां ली जा सकती है जो भी बंद करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसको काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, उसको साइकोथेरेपीज की भी जरूरत होती है और कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ सपोर्ट कुछ फेलोशिप है जो कि एडिक्ट की फेलोशिप है, खासतौर से एल्कोहलिक एनोनिमस या नार्कोटिक्स एनोनिमस। आप देखेंगे एल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप और नार्कोटिक्स एनोनिमस के ग्रुप, तो ये भी काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। कुछ चीजों के संयोजन से अगर कोई व्यक्ति लेता है मदद तो वो दूर हो सकता है, लेकिन तब भी ये कठिन प्रक्रिया होती है और इसमें दर्द होता है, एक दर्द उठाना पड़ता है उसको, तब वो निकल के आ पाता है। एक और जो छोटी छोटी चीजें बेटा, अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में है तो उससे बहस बिल्कुल मत करो, उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि उस समय वो कुछ भी नहीं सुनेगा और मार पिटाई से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जब वो नॉर्मल रहे तब उस पर बातचीत किया जाए, तब उसको समझाया जाए। और बाकी नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, वहां एडमिट कराया जा सकता है, वहां पर भी उनका ट्रीटमेंट होते हैं। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न बच्चों के? हम कुछ पूछ सकते हैं बच्चों? अभी परीक्षा आ रही है, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की परीक्षा की? सर जी। मेरा एक सवाल है। हाँ एज अ स्कूल मैनेजमेंट, जी। अगर हमने पा लिया कि हमारे स्कूल के बच्चे नशे में लिप्त हो गए हैं, तो हम एज अ स्कूल मैनेजमेंट क्या एक्शन लें उनको नशे से बाहर निकलवाने के लिए? क्योंकि हम लोगों के पास तो एक ही एक्शन रहता है कि मार पिटाई करना, पर वो आजकल अलाउड नहीं है। तो क्या एक्शन लिया जाए स्कूल मैनेजमेंट के तौर पर कि इसको नशा स्कूल के प्रेमिसेस बाहर और अंदर बंद करवा सके? तो इसमें दो तरह की अप्रोच आपको अपनानी होगी, एक तो कानूनी और एक रिहैबिलिटेटिव। तो बच्चे को बातचीत करके, बच्चे को समझा करके, बच्चे के परिवार की काउंसलिंग करके और उस पर सतत निगरानी रखते हुए कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब करते हुए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए, और जो किसी भी नशा मुक्ति केंद्र से सलाह लेकर के एक काम किया जा सकता है। दूसरा जो कानूनी मैंने बात करी, तो जे एक्ट की धारा 78 है जो इस प्रकार के किसी भी मादक पदार्थ को बच्चे से बिकवाने, बच्चे को कंज्यूम कराने या बच्चे को देने के लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। तो बच्चे से बातचीत करके कि उसको यह नशा प्राप्त कहाँ से होता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR कराइए। तो एक कानूनी चीज हो गई कि जहां से भी बच्चों को नशा प्राप्त होता है उस संस्था, उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR कराइए। और दूसरा है कि बच्चे की मेडिकल हेल्प करते हुए उसको वहां से बाहर निकालिए। कभी भी बच्चे को स्कूल से ना निकालें। कई बार होता है जैसे टीचर को पता चलती है या प्रिंसिपल को, तो बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। तो एक और उस बच्चे के ऊपर ऑलरेडी, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि एक बीमारी है, तो ऑलरेडी अगर एक बीमारी से जूझ रहा है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बीमारी का इलाज करें, ना कि उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया जाए। एक और क्वेरी है हमारी जी। ये जैसे हमारे स्कूलों के आसपास ये दुकानें हैं जो नशीली पदार्थों का विक्रय करती हैं, और खासकर माइनर्स के दम पर ही वो दुकानें चल रही हैं। सारे माइनर्स वहां पर खुलेआम सेल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो सेल करते हैं। और मैंने प्रशासन से भी बात करी तो उन्होंने तो हम लोगों के सपोर्ट में कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि भाई किसी दुकान में हम रोक नहीं सकते किसी को खरीदने से। ये बहुत बड़ी समस्या है स्कूल में। नहीं, बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। आप एक काम करिए, राकेश भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, आपकी जो बाल कल्याण समिति है वहां जाकर के ये बात बताइए। बाल कल्याण समिति इसमें कॉग्निजेंस लेगी और पहली बात चेतावनी दीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैंने यहाँ से खरीदा है तो सेक्शन 78 में उनके विरुद्ध FIR कराइए। हम आपकी मदद कर सकते हैं, राकेश भाई साहब मदद कर सकते हैं इसमें माननीय कलेक्टर महोदय से मिलके। जी जी, इसमें ये जो चर्चा निकली है इसमें, तो इसमें ये बात ये आई है कि स्कूल परमाइसेस के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या कहने पर मन प्रभावी पदार्थ का विक्रय पर रोक है। तो ये स्कूल कहीं के भी स्कूल है तो SP को भी सूचना कर सकते हैं कि मेरे परमाइसेस के 100 मीटर के अंदर ऐसे मन प्रभावी पदार्थ की दुकानें हैं
तो वो प्रशासन का काम है उनको हटवाने का। जी, इवन CWC भी इसमें कॉग्निजेंस ले सकती है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। CWC को कहेंगे तो ज्यादा वो एक्टिव होगा और परिणाम कारक होगा। जी जी, बच्चों के और एक दो प्रश्न हो जाए, फिर हम अपने ऑडियंस के भी, दर्शकों के भी प्रश्न जो जुड़े हुए उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बच्चों, और कोई बात है, आपको प्रश्न है? जी सर जी हाँ। हाँ, सर चाइल्ड लाइन हमारी हेल्प कैसे कर सकती है? चाइल्ड लाइन तो आपकी हेल्प के लिए ही बनी है। आप 10-9-8 पे उनको बात करिए, जो भी आपकी समस्या हो, इस प्रकार की समस्या। तो जो चाइल्ड लाइन के क्षेत्र में आता हो, जो चाइल्ड लाइन के प्रीव्यू में आता होगा, वो सारी समस्याएं चाइल्ड लाइन आपसे बातचीत करके समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है परीक्षा की? अच्छी चल रही है। अभी तो 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स चालू हो गए होंगे। ये सर हमारे यहाँ जनवरी में होते हैं एग्जाम, जनवरी में होते हैं सर हमारे। नहीं, प्री बोर्ड एग्जाम्स कब से हैं? जनवरी, ठीक है, चलिए। और भी हमारे पैनल में से भी कोई बातचीत कर सकता है बच्चों के साथ? हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी, मैं रविंद्र कुमार ओझा, CWC शिवपुरी से। आजकल के बच्चे वो जो विक्स और आयोडेक्स का नशा कर रहे हैं, ये किस टाइप का नशा, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? राजीव जी, आयोडेक्स का नशा वैसे बहुत खतरनाक नशा होता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके? और देखिए, उसको लिए भी आपको मैंने जैसा बताया, विड्रावल एकदम से बंद करेंगे तो शरीर में कुछ तकलीफ होंगी। उसके लिए मनोचिकित्सक से वो दवाई ली जाए विड्रावल की, और उसकी काउंसलिंग कराई जाए, और लंबे समय तक उसको साइकोथेरेपी की और काउंसलिंग की जरूरत रहेगी। इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है। किसी भी चीज का एडिक्शन हो, एडिक्शन का, हर एडिक्शन का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है। वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसको। सर एक समस्या मेरी और है। कुछ हम लोगों ने पेरेंट्स को जब सूचना दी कि आपके बच्चे जो है वो नशे के लत में लग चुके हैं, उनको लत लग चुकी है, तो उनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, होता है, मतलब वो नहीं तो, इसमें नहीं। तो आप उसमें जो मैंने सेक्शन 78 की धारा बताई ना, वो पेरेंट्स पे भी लग सकती है। उसमें मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने बच्चे को भेज के सिगरेट मंगवाता हूँ कि जाओ बेटा सिगरेट खरीद के ला दो, और मेरा बच्ची 18 साल से कम उम्र की है, तो मेरे विरुद्ध भी FIR किया जा सकता है धारा 78 के अंदर। तो आप उनको बिल्कुल क्लियरली बता कर सकते हैं कि चूंकि आप अपने बच्चे का सपोर्ट कर रहे हैं और वो माइनर है, तो इसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल स्पष्ट है इसमें धारा 77 में जी, कि यदि कोई भी पेरेंट या कोई भी गार्डियन किसी भी बच्चे के साथ यदि कोई भी मादक द्रव्य पदार्थ, इससे सर एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगा, इसमें मादक पदार्थ नहीं है, मन प्रभावी पदार्थ, साइको सब्सटेंसेस, साइकोस्ट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। इस्तेमाल है, जिसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब कुछ आता है। और कोई व्यक्ति यदि कोई किसी भी बच्चे से मंगाता है, व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, तो उसको 7 साल की सजा करता है। जी, अभी बच्चे कुछ संकोच कर रहे हैं। अभी हाँ। मेरी से जब बात चल रही थी, तो ये एक चीज और जानना चाहते थे कि हम पढ़ाई के स्ट्रेस से कैसे बचें। जैसा कि अभी 2-3 जगहों पर घटनाएं घटी हैं बच्चों की, जो पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, परीक्षाएं सामने हैं भी इन लोगों की, इस मामले में भी थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन चाहिए। पढ़ाई के स्ट्रेस से कैसे बचे, कोई जवाब देगा? मैं ही जवाब दूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित, कुमार ध्रुव जी भी जुड़े हुए थे मेरे ख्याल से, काफी काम कर रहे हैं। आप ध्रुव जी हैं क्या? ध्रुव सर, मुझे दिखे थे ध्रुव सर, काफी काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो इस विषय पे आप जवाब दे सकते हैं। कुमार जी सर, आप बच्चे एजुकेशन के स्ट्रेस से कैसे बाहर आए? आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। जी,
सारे बच्चों से मैं हमेशा दो ही बात कहता हूँ। असल में मैं अपना बचपन याद करता हूँ जब भी ऐसी कोई बात होती है तो पहली बात तो ये कि जब आपको लगता है कि ये जो रास्ता है, पढ़ाई का रास्ता है, जीवन का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है, तब उसके गोल तक पहुंचने में हम हमेशा तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि जीवन में आप 24 घंटे को समझिए कि आपका पूरा जीवन एक 24 घंटे जितना है, तो सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपनी दैनंदिन क्रिया और अलग अलग काम, और हर काम एक दूसरे काम से जुड़ा होता है। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि अगर एक काम आप नहीं करते हैं तो दूसरा काम रुक जाए। ब्रश नहीं करेंगे तब भी जीवन चलेगा। एग्जैक्ट पढ़ाई का भी वही एक हिस्सा है कि अगर पढ़ाई में कम रह गए, चूक गए, कभी पीछे रह गए, या जो सोचा है वो नहीं हुआ, तो पूरा जीवन नहीं रुकता है। तो जीवन सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। ईश्वर का जो प्रतिरूप है इस पृथ्वी लोक पर, वो जीवन के रूप में है। हम सब ईश्वर के रूप हैं। तो ईश्वर का रूप कैसा है? बहुत बड़ा है। उसमें पढ़ाई एक हिस्सा मात्र है। तो अगर पढ़ाई में कोई कमजोर है, कोई पीछे हो रहा है, और फाइनली आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, जब ये दो बातें स्पष्ट हो जाएं तो तनाव खत्म। जैसे हमको आप देखिए, हम जब कहता हूं तो हम सब बड़े लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, तिवारी जी हैं, चौबे जी हैं, कृपाशंकर जी हैं, और तमाम लोग हैं। हम सब लोग अपना काम करते हुए एक समय निकालते हैं कि हम आप बच्चों से बात करें। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने बचपन को स्थायी रखना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि बचपन में जो हम नहीं कर पाए वो अब हम करें, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए एक अनुभव का रास्ता हम बता सकें। तो तनाव, और फाइनली सबसे बड़ी बात, आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। उससे होता क्या है? उससे नुकसान ही होता है। सर अभी बता रहे थे कि नशे से क्या क्या नुकसान है। खाना खाते हैं आप ना, रोटी, और तंबाकू बहुत छोटी चीज है, इतनी सी खाते हैं आप, लेकिन उसकी वजह से जीवन पर क्या फर्क होता है। ऐसे ही पढ़ाई के कारण ऐसा आप बिल्कुल मत मानिए कि उस पढ़ाई का ही परिणाम इस जीवन पर असरकारी है। आज दुनिया के सारे बड़े लोग हैं, चाहे जिस क्षेत्र के बड़े लोग हैं, पैसे के मामले में बड़े लोग हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, उन तमाम बड़े लोगों को आप देखें कि वो क्या सच में उस एकेडमिक कैरिकुलम के उस लाइन को पार किए हैं? क्या सब पढ़े लिखे लोग हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब है कि जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें पढ़ाई दाल में नमक जितनी सहायक है। तो 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई का, 23 घंटे और हैं। 1 घंटे वाली चीज को लेकर इतना तनावग्रस्त क्यों होना कि आपका 23 घंटा बर्बाद करे? और बच्चे हैं, अगर बच्चे मजा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप सब बच्चों से मैं कहता हूँ पढ़ाई में मजा खोजिए, मजा निकालिए। पढ़ने में मजा आने लगे तो समझिए कि आपने तरीका खोज लिया है। और स्ट्रेस आता है जब तैयारी नहीं होती है, तो आप शुरू से नहीं होती है, पढ़ाई करते रहें। जी बिल्कुल। और सिलेबस जिन लोगों ने भी बनाया वो बहुत एक्सपर्ट है। उनको पता है कि अगर आप सच में हर रोज 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर रोज 1-2 घंटे, मैं 6 घंटे 8 घंटे भी कह सकता था, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 1-2 घंटे आप पढ़ाई को देते हैं, यकीन मानिए महीने के 30 दिन पर्याप्त है किसी भी कैरिकुलम को पूरा करने के लिए। लेकिन 1-2 घंटे मतलब 100% आपका 1-2 घंटा वो करिए, फिर देखिए कोई तनाव नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट ऐसे जैसे पापा या मम्मी अपने काम को घंटों में ठीक से बांट के करते हैं और बखूबी से पूरा करते हैं बिना किसी तनाव के। जैसे इस मीटिंग को कृपाशंकर जी कर रहे हैं, समय के भीतर अपनी सारी बात कह के और इसे खत्म करेंगे बिना किसी तनाव के। तो पढ़ाई के मामले में भी हम सबको एक व्यवस्थित प्लान बनाइए। आप 2 घंटे पढ़िए, पर्याप्त है, लेकिन क्या पढ़ना है ये पहले से तय रहे। और एक चीज और समझ लीजिए, आप जहां जाना चाहते हैं, पढ़ाई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, सब कुछ वही नहीं है। तो जिस दिन ये समझ जाएंगे, आप अपने आप को समझाइए आज से लेके आगे के 4 दिनों तक, तो आप समझ पाएंगे कि पढ़ाई की टेंशन खत्म हुई। परसेंटेज की दौड़ से बाहर आ जाइए। जी, बच्चे मेरे परसेंटेज चाहते हैं। धन्यवाद जी। एक टीचर है, वो अपना क्वेश्चन रखना चाहती है। जी प्लीज। सर मेरे से ये प्रश्न है कि जैसे जो मीटिंग जिस विषय में हम कर रहे हैं वो तो बड़े स्तर पे हो गई, जैसे जो छोटे छोटे गांव होते हैं, मोहल्ले होते हैं, तो वहाँ के जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में एज अ मजदूर काम करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो स्कूल पढ़ने नहीं जाते,
और जो रोड वगैरह होती है, वो जो छोटे नशे होते हैं, जैसे लाइक सिगरेट और बाकी नशों का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो नशा करते हैं सर। तो हम इस छोटे स्तर पे इस टाइप का नशा रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उन्हें समझाते हैं कि बेटा आप इस टाइप का नहीं करो, तो पढ़े लिखे तो रहते नहीं, तो ना वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही वो हमारी बात को समझते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, मतलब उनकी नजरों में हम पागल है जो हम उनको समझा रहे हैं। तो इस छोटे स्तर पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मतलब जो उनको नशे की आदत लगी है, वो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हानिकारक है, देश की प्रगति में वो बाधा है एक प्रकार की। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर, क्योंकि जो मीटिंग्स होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, जो गांव मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उन तक ये मीटिंग प्रोवाइड नहीं करा जाता, वहां पे आप शिविर भी नहीं लगा सकते, अगर आप लगा भी रहे हैं तो वो अटेंड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्या? राजीव जी, वैसे तो हर जगह पे समितियां बनी हुई हैं बेटा, ब्लॉक स्तर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज बनी हुई हैं, वो लोग कर सकते हैं। बाकी राजीव जी इसका जवाब देंगे। राजीव सर हैं जी? जी सर, बिल्कुल हूं मैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग भी फंस गए हैं तो विशेषज्ञों से मदद लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या है कि बड़ा नशे को लेके बड़ी भ्रम की स्थिति, आज भी इसे एक बीमारी ना नाम मान के एक बुरी लत या सामाजिक बीमारी, सामाजिक बुराई माना जाता है, जबकि भारत के स्वास्थ्य विभाग ने भी एडिक्शन को उनकी जो बीमारियों की लिस्ट है उसमें F9 से लेके F20 तक में डिसीज में डाला हुआ है, बीमारी में डाला हुआ है। तो हमको उसको इलाज की तरह देखना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि पूजा पाठ करवा दी जाए, कोई ऊपरी बाधा हो गई है, और सबसे ज्यादा शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी। अब वो खुद तो संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, और उसकी शादी और करा दी जाती है। कहीं माँ पूजा पाठ करा रहे हैं, कहीं अंगूठी पहना रहे हैं, ज्योतिष को दिखा रहे हैं, और सबसे बुरी बात तो उसको मार रहे हैं। और अगर उसको मार रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, अब तो मैं, वो एक जिद में आ जाता है कि अब तो मैं करूंगा ही, मेरे को मारा। जबकि कहीं ना कहीं जो भी फंस गया है ना, वो अंदर से निकलना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बंद कर दूं। ये सर्वे बता रहा है, 6 करोड़ लोगों का कहना है कि हम चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। तो जो लोग फंस गए हैं, हमको उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा को समझना होगा। उनको एक विलेन की तरह नहीं, उनको एक विक्टिम की तरह, एक पीड़ित को देखना होगा, तभी हम उनकी मदद कर सकते हैं। नहीं तो हम उनकी बुराई करेंगे, उनको गाली बकेंगे, उनको मारेंगे, उनको सजा देंगे। किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो हमको उसको इलाज देना है, उसको सजा नहीं देना है ना। वो पीड़ित है, उसको, वो भी एक मासूम बच्चा था, उसको किसी दूसरे बच्चे ने बोला था लेके देख मजा आएगा, वो जिज्ञासा में लेके देख बेटा। वो बुरा नहीं था, वो बुरा नहीं था, वो अनभिज्ञ था, उसे नॉलेज नहीं थी कि उसके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। वो फंस गया है, तो हम, समाज का काम है उसको बाहर निकलने में मदद करें, उसको एक बुरे व्यक्ति की तरह ना देखें, है ना। और प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। जो भी इसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें एक साइकेट्री वार्ड रहता है, मनोविज्ञानी विभाग, उसमें एक डी एडिक्शन वार्ड आजकल जरूर होता है, सभी जिलों में बना दिया गया है। जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें डी एडिक्शन वार्ड जरूर मिलेगा आपको, साइकेट्री डिपार्टमेंट में। वहां लेके जाएं, उसको मनोचिकित्सक को दिखाएं, उसे मनोविज्ञानी को दिखाएं, उसको जो मैंने आपको बताया कि ये जो फेलोशिप्स है, एल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस, ये आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था है, वो सब उसको दिलवाएं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसको वो सवेरे से 24 घंटे करने लगा है, तो फिर अपने नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र में उसे ले जाएं, लेकिन उसको मदद करें, उसको बुरा नहीं कहें, उसको बीमार कहें। ठीक है सर, थैंक यू। तो बच्चों, और कोई प्रश्न है आपके? चलिए, कोई, तो एक सूचना है, अगले सप्ताह जो हमारा वेबिनार होगा उसमें हम एक कवि सम्मेलन टाइप की कोई चीज करना चाह रहे हैं। स्वरचित कविताएं या किसी और की भी कविताओं का पाठ आप कर सकते हैं। जो लोग कविता पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि हम उनकी सारी चीजें ले लेंगे और सबको 2-2, 3-3 मिनट या 5-5 मिनट का समय देंगे। बच्चों के साथ जुड़ेंगे, बच्चे भी कविता पाठ करेंगे।
तो ये एक मेरी तरफ से था। और अब हम इस सत्र को ओपन करते हैं। बीच में कोई माइक ना खोलें प्लीज, बहुत डिस्टर्ब होता है। जिसको भी प्रश्न पूछना है हैंड रेज करें, मैं माइक अनम्यूट करूंगा और उसके बाद हम लेंगे। पूरी एक संचालन व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। बीच में जैसे आप माइक ऑन कर देते हैं बिना सूचना के तो सब जगह डिस्टरबेंस होता है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि आप हैंड रेज करें, मैं आपके प्रश्न लूंगा। और अगर नहीं होता है, बीच में कोई बोलेगा, तो आईटी टीम से निवेदन है कि उनको आउट कर दीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी टीम का एक वो गड़बड़ हो जाता है, 50 लोगों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। लक्ष्मण सर ने हैंड रेज किया है, अपनी बात रखें लक्ष्मण सर जी। नमस्ते, मैं लक्ष्मण मलाकर, चेयरपर्सन CWC त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। हमारा बच्चों से सवाल है, बच्चों से। हेलो माय डियर चिल्ड्रंस। बच्चे चले गए। अब आप नशा के ऊपर राजीव सर से बात कर सकते हैं जी। अच्छा, ये एक ही बात है। नमस्ते राजीव सर। हेलो राजीव सर, आर यू हियरिंग माय? जी सर, नमस्ते सर। रखें, अपनी बात रखें जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये हमारा जो एल्डर पर्सन है, दोज हु आर टेकिंग सम ड्रग्स फॉर देयर sleeplessness, continuously they are increasing their power. Suppose some patients is given a sleeping drug, and after 1 week, after 1 month, he is getting more powerful. And in this way, some elder person, they become the addicted for that. So what is the causes? How can we give the remedy? How to minimize in this? But they are living, they are not disturbing anything. Every day they are taking tablets, but day by day it's increasing. Sometimes they are taking 2 tablets for sleepiness. देखिए, ये बहुत समस्या देखी गई है कि नींद की गोलियों के और खासतौर से दर्द निवारक दवाओं के लोग एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अगर अनिद्रा की समस्या हो गई है तो दूसरे समाधानों पे जाना होगा कि हम शाम को चाय नहीं पिए, कुछ एक्सरसाइज करें, अपने मूड को ठीक रखें, है ना, और विशेषज्ञ से संपर्क रखें। लेकिन डोज बढ़ाना, वो भी बिना डॉक्टर की। हाँ, डॉक्टर कह रहा है कि 5 mg की जगह 10 mg लेने लगे, 10 mg की जगह 20 mg लेने लगे, तो बात अलग है। वो डॉक्टर अपने मरीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, और उस पर तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ। लेकिन जो भी ले डॉक्टर से पूछ के ले, बिना डॉक्टर के नहीं ले। जो भी मात्रा बढ़ाना आने का एक अच्छा उपाय मेरे पास भी है सर। आप अपने आप को इतना थका दो कि बिस्तर पे गिरते ही आपको होश नहीं रहे। आप फिजिकल एक्सरसाइज जब करने लगेंगे ना, तो आपको किसी को भी ऐसा है कि बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आपको स्लीपिंग पिल्स पे अपने आप से नहीं बढ़ाना है, बाकी चीजें आप खुद समझदार हैं। अनीता जी ने हैंड रेज किया है। अनीता तिवारी जी, अपनी बात रखें जी। नमस्ते सर, मैं CWC में विदिशा से बोल रही हूँ सर। जी सर सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुई क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। सर मेरा कहना ये है कि अभी हमारे एक बच्चा मिला था नशे की हालत में, उसको शेल्टर भेज नहीं पा रहे थे। एक्चुअली में शेल्टर विदिशा में है नहीं जी, तो हम लोग कहाँ भेज सकते हैं उसको? भोपाल भेज सकते हैं, भोपाल भेज सकते हैं सर। गवर्नमेंट वाला कहीं भी नहीं है पूरे। मुझे नहीं आइडिया, अगर कहीं है तो राजीव सर इसको बता पाएंगे, पर गवर्नमेंट का डी एडिक्शन सेंटर कहीं नहीं है। हाँ, भोपाल के 3 डी एडिक्शन सेंटर हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। उसमें से एक राजीव जी का है, शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र है, और 2 नशा मुक्ति केंद्र और हैं। तो उसके लिए एक CWC से दूसरे CWC, भोपाल CWC की मदद लेके आप ऑर्डर कर सकते हैं बच्चे के लिए जी। ओझा सर, आप जी। सर जो फैमिली है वो पे नहीं कर पा रही ना, वो गरीब मजदूर लोग लेट से जुड़े। मैंने बताया बच्चों के लिए वो कोई शुल्क चार्ज नहीं करते हैं। राजीव सर जरा एक बार बता दीजिए, मैं कहीं जाता। मैडम देखिए मैडम, जैसा कि बताया गया है कि जो माइनर है, अगर वो 18 साल से कम है
तो उसका जो एडमिशन होगा वो बाल कल्याण समिति की मदद से होगा और बाकायदा उसका मेडिकल भी होगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद एडमिशन होगा तो आप अपने यहाँ के CWC से लेटर भेजेंगे, भोपाल की CWC, क्योंकि वही गवर्निंग बॉडी है इन नशा मुक्ति केंद्रों की। और वो लोग जब लेटर भेजेंगे और बच्चे को भेजेंगे प्रॉपर तरीके से उसका मेडिकल वगैरह करा के, तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी। सर यहाँ का बच्चा मतलब हम भोपाल वो कर सकते हैं? जी भोपाल मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं का भी बच्चा कर सकता बिल्कुल मैडम, कटनी के भी बच्चा एडमिट हुए हैं हमारे पास, कटनी का भी हुआ है, इवन एक अभी तो यहाँ की बाल कल्याण समिति ने यूपी के बच्चे को भी करवाया है। वो कहीं ट्रक से जा रहा था, ट्रक में क्लीनर बन गया था और बहुत नशे में मिला था, तो यूपी के बच्चे को कराया हुआ है। आप तो विदिशा की है मैडम। कहीं के भी बच्चे ठीक है ले सर, सकते हैं, थैंक शर्त यू। ये है कि भोपाल बाल कल्याण समिति का ऑर्डर चाहिए। जी हाँ जी सर, जी। थैंक यू। ओझा सर अपनी बात रखें। रविंद्र ओझा। मैं बाल कल्याण समिति से बोल रहा हूँ, रविंद्र कुमार ओझा, सिप्री का मैं सदस्य हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई बच्चे को, जैसे एक बच्चे को हमने नशा मुक्ति केंद्र भेजा हुआ है और वहां से वो छूटता है तो फिर से वो नशा करने लगता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? लगातार राजीव सर, लगातार मॉनिटरिंग ही एक इसका उपाय है मेरे ख्याल से। बाकी आप जैसा एक्सपर्ट। देखिए, ये बीमारी है और इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अमेरिका में भी 21 दिन से लेके 24 महीने तक का एडिक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए भेज दिया तो वो ठीक ही हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि एक लाइलाज बीमारी है, इसके लिए कोई श्योर शॉट कोई मेडिसिन नहीं है पर्टिकुलर कि ये हम दे दें तो ठीक हो जाए। तो हमें जरूरत है कि लंबे समय, अगर वो एक बार में ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार कराएंगे, तीसरी बार कराएंगे, ठीक होगा। एक ना एक दिन तो वो जानेगा कि मुझे कैसे निकलना है इसमें से। नहीं, थोड़ा मेरा सा सर निवेदन ये है कि उसको मतलब जब नशा मुक्ति केंद्र से उसको रिलीज कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या दवाइयां वगैरह शासन स्तर पर मुहैया होती हैं उसके लिए कुछ? देखिए, दवाई की उसे जरूरत नहीं होती है रिलीज होने के बाद। उसको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की और ग्रुप थेरेपी की और फॉलो अप प्रोग्राम की जरूरत होती है कि वो लगातार काउंसलिंग के लिए जाता रहे। जो लगातार काउंसलिंग के लिए जाते रहते हैं वो लोग निश्चित ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो एक बार निकल के फिर पलट के नहीं देखता है तो उसको फिर से नशे में चले जाता है। थैंक यू सर। और किसी के प्रश्न है? अभी हम ले सकते हैं, 2-4 मिनट है। पिछले सप्ताह हमने जल्दी खत्म कर दिया था। कोई भी प्रश्न हम ले सकते हैं। जी रंजना जी अपनी बात रखें। हेलो जी हेलो सर, मैं ये रीवा CWC से बोल रही हूँ। एक बच्चा है CCI में हमारे यहाँ जो अभी संप्रेक्षण गृह से अपनी सजा काट के आया। नशे की वजह से ही शायद उसने अपराध किया, पर वो अभी भी नशे की गिरफ्त में है। अब वो है